देखा होगा। हाँ देखा है मैंने। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि भाजपा जो है बसपा का सपोर्ट कर रही है, बसपा भाजपा का सपोर्ट कर रही है। केवल भाजपा आंकड़ों पर नजर आती है और वास्तविक रूप पर नजर नहीं आती। किसी भी एक व्यक्ति के अंदर ये हिम्मत नहीं है 4.5 साल में एक भी दंगा कराने का प्रयास कर चुका हो। ये आंकड़े फिर गलत कह रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं सुलभ भारत गांव से शहर तक। यूपी चुनाव नजदीक है और जब भी ये चुनाव आता है और पूरे देश में गर्मा गर्मी बढ़ जाती है। अब पूरे देश में आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये भारत देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और आज उत्तर प्रदेश का राजनीतिक मंथन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं समाजवादी पार्टी से श्री सैडल सिंह जी, भाजपा से श्री अमर सिंह चौहान जी और बसपा से श्री अमरेंद्र भारद्वाज जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सुलभ भारत। तो चलिए अपनी वार्ता को शुरू करते हैं और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मौका दिया। तब से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार ने अपना कार्य प्रारंभ किया। 2017 से लेकर 2021 तक के 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में विकास के नए आयाम लिखे गए। पिछली की सरकारों में जहां कुछ कामों को दिखाकर अवगत कराकर बताया जाता था कि बहुत सारे काम किए गए हैं और काम बोलता है। हमारी सरकार ने 5 एक्सप्रेस वे देने का कार्य किया, 27 नए मेडिकल कॉलेज देने का कार्य किया और सांस्कृतिक मुद्दे पे जाएं तो वर्षों से लंबित श्री राम जैसे मंदिर के मुद्दे को भी हमारी सरकार ने देने का काम किया और सांस्कृतिक मुद्दों की ये सबसे बड़ी मुद्दा था। कहीं ना कहीं जो समाजवादी सरकार थी जो 2012 से लेकर 17 तक के कार्यकाल में, उसमें उन्होंने केवल दंगे भड़काने और लोगों में एक जाति संप्रदाय और भ्रष्टाचार के मुद्दे पे सिर्फ काम किया। हमारी सरकार ने 4.5 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं होने दिया। ये माननीय योगी जी की सरकार ने समझा और उत्तर प्रदेश खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है। एक भी भ्रष्टाचार के एक भी मुद्दे कोई भी किसी भी नेता पर अवगत नहीं करा सकता। ये सिर्फ माननीय योगी जी की सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संभव रहा। आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को ले लें तो संगठित अपराध खत्म हो चुका है। जो समाजवादी की शरण में चलता था, संगठित अपराध कहीं ना कहीं खत्म हो चुका है। ऐसे कई अपराधी थे जिनको संरक्षण दे रखे थे समाजवादी सरकार ने, उनको भी नस्तानाबूद करने का कार्य किया माननीय योगी जी की सरकार ने। ऐसे कई अहम मुद्दे हैं जिसमें समाजवादी पार्टी सरकार हर तरफ से घिरी हुई। बसपा को लेकर आपने क्या विचार है? बसपा तो अभी हमारे बीच में लड़ाई में है ही नहीं, देखा जाए तो फिर भी ठीक है। और कुल मिला के जब सरकार अगर होगी तो हमारा आमना सामना जिससे भी होगा, हम लोग प्रचंड बहुमत से 2022 में सरकार बनाएंगे और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समाजवादी पार्टी जिस तरह से जनता के बीच जाकर के काम कर रही है और समाजवादी पार्टी पिछले कार्यकाल में उन्होंने जो काम किए हैं उसके आधार पर जनता के बीच जाने का काम कर रही है। और मेरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नजरिए के साथ, जिस सोच के साथ आई थी 2017 में, उस तरह से काम करने का काम नहीं किया है। और अगर कहा जाए कि मेरी क्या सोच है, तो मेरी ये सोच नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की सोच है कि आज भाजपा मुक्त उत्तर प्रदेश पूरी जनता चाहती है और हम लोग इस दिशा में काम भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी सत्ता में तो एक्सप्रेस वे वहां भी बने और एक्सप्रेस वे इस हिसाब के नहीं बने कि केवल उनको आंकड़ों में तक ही सीमित रखा जाए। ऐसे एक्सप्रेस वे बने जिन पर आज भी जनता चल रही है। लोग उस समय जब सरकार थी सत्ता में, उस समय लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो हम लोग आंकड़ों को फेरबदल करने का काम नहीं करते हैं। आंकड़े दिखा करके जनता को गुमराह करके उनका वोट लेकर के सत्ता में स्थापित होना, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर रहा है और इससे भली बात सारे लोग जमीनी स्तर पर नहीं रहा है, केवल आंकड़ों पर रहा है। आंकड़ों पर रहा है। देखिए, आंकड़ों पर कई सारे सवाल उठे हैं। आंकड़ों पे अभी आपने देखा कि इन्होंने कोरोना जैसे महामारी में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके आंकड़े छुपाने का काम किया। इनके ऊपर इनको नोटिस भी जारी हुई हाई कोर्ट। अच्छा, ये विरोध है, ये तो विरोध में लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा आंकड़े छुपाए गए, ऐसा कोई पुख्ता रिपोर्ट जो आपको पता हो और आप देखिए, सत्ता इस समय भारतीय जनता पार्टी की है। वो आंकड़ों को छुपाती है, उनको पता है कैसे आंकड़ों को छुपाना है। वो ऐसे कई चीजें सामने लाती है सरकार
कि आंकड़े जनता के सामने ना जा पाए। मीडिया को पूरी तरह से हावी है मीडिया पे, इस समय मीडिया को बोलने नहीं दिया जाता। मीडिया के कितने पत्रकार बंधुओं की हत्याएं हो गई। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिन मुद्दों के साथ में हमारी पार्टी लगातार सड़कों पे जाकर के संघर्ष कर रही है, आप देख रहे होंगे। लेकिन जनता का लाभ मेट्रो से हुआ था, हमारी सरकार में हरी झंडी दी गई। मतलब है कि हॉस्पिटल से लाभ नहीं होगा? होगा, कौन नहीं कह रहा, हमारी सरकार में नहीं बने क्या? हमारी सरकार में क्या हॉस्पिटल नहीं थे? ऐसा नहीं है। तो भाजपा की सरकार में जो हॉस्पिटल बने हैं और जो सपन बने उसमें क्या अंतर है? देखिए मैं आपको बताऊं, वही अंतर है जिस हिसाब से आज लखनऊ स्मार्ट हो गया है, वही अंतर है। स्मार्ट सिटी जिस हिसाब से घोषित की गई है वही अंतर है भाजपा की सरकार के और उनके कथनी में, उनकी करनी में। अच्छा, हम लोग क्यों दिखावा कर रहे हैं? आप देख लीजिए, आप खुद सड़कों पे जाइए। लखनऊ आज स्मार्ट सिटी है, राजधानी है। आप देखिए यहाँ के हालात क्या है। अभी कुछ दिन पहले थोड़ी सी बरसात हुई और आपको गाड़ियां सड़कों पर बहती हुई नजर आई। इसकी देन आप स्मार्ट सिटी का दायरा क्या है? आप स्मार्ट सिटी को क्या मानते हैं? स्मार्ट सिटी क्या है? अच्छा, आप हमारे प्रश्न से थोड़ा सा हटके जा रहे हैं। मैंने पूछा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से अन्य पार्टियों से अलग है और किस लिए हम आपको वोट दें? यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपके चैनल से कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है, और करने के बाद अपनी सरकार में एक्सप्रेस वे बना करके तैयार कर देना और उसके बाद जनता के लिए उसकी सौगात दे देना छोटी बात है क्या? हम इसी मुद्दे के साथ जाएंगे। वही जो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे एक्सप्रेस वे है, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कोई बात नहीं, वो उसका अलाइनमेंट, उसकी जो भूमिका, अधिकरण, सारी चीजें समाजवादी सरकार में। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नाम? हाँ, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। ये नाम बदलने में भी काफी तेज है, नाम बदल करके काफी चीजों को बदल दिया। लेकिन ऐसा नाम बदलने से अगर सरकारें अगर अपने आप को आगे रख सके तो ये केवल इनका को पेंशन की योजना का लाभ मिलता है। तो क्या वो विशेष महिलाएं, विशेष समाज की महिलाएं होती थी? एम्बुलेंस में अभी एक मिनट, एम्बुलेंस जब चलती थी सड़कों पे, समाजवादी एम्बुलेंस 108, 102, क्या उसमें विशेष समुदाय के लोग उसका लाभ उठाते थे? जब विद्यार्थियों के लिए लैपटॉप वितरण किया गया तो क्या वो सारे एक समुदाय के लोगों को दिए जाते थे? जब एक्सप्रेस वे बना, क्या इसकी कोई गारंटी है? ये कह सकते हैं दावे के साथ कि एक्सप्रेस वे में एक ही विशेष समुदाय के लोग उस पर चलते हैं? ये केवल भ्रमक बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, ये मुद्दों को भटका करके केवल जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उससे अब हट चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता विकास की बात कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस बार पूरा प्रदेश चाहता है कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के गृह जनपद गोरखपुर में गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी की हत्या कर दी जाती है। कोई गुंडे और कोई उनको हत्या करने में वो लोग नहीं शामिल है, खुद उनकी सरकार शामिल है और सरकार शामिल है, पुलिस ही गुंडे बन गए। ये भ्रष्टाचार मुक्त की बात कर रहे हैं। अरे हम तो कह रहे हैं कि आप पहले लोगों को रोजगार दीजिए, भ्रष्टाचार की बात करेंगे। इनके संकल्प पत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे। ये 4 लाख कह रहे हैं, अब इनका आकलन खुद ही देख लीजिए, इन्होंने कितना काम किया है और कितने लोगों को रोजगार। मैं तो ये भी नहीं मानता हूँ कि ये जो 4 लाख कह रहे हैं कि सही है गलत, क्योंकि ये आंकड़ों छुपाने में बहुत माहिर है। ये विश्व लेवल की राजनीति करते हैं आंकड़े छुपाने में, मेरा ऐसा मानना है। आज की चर्चा प्रदेश की बदहाली पे होनी चाहिए। आज की चर्चा देश प्रदेश से बाहर नहीं गए। नहीं, आंकड़े आप प्रस्तुत करिए, बहुत अच्छा माध्यम है मीडिया, लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है उत्तर प्रदेश की, मैं तो चाहूंगा इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर ही चर्चा होगी कि माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने, माननीय बहन जी ने ये कहते हैं कि ट्विटर खेलना है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि अभी लखीमपुर का कांड हुआ था, बहन जी लखीमपुर गई या नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ। विपक्ष के बहुजन समाज पार्टी जिन्होंने सवाल, मायावती जी काफी शांत रही, शांत नहीं रही। ये सतीश चंद्र मिश्रा जी राष्ट्रीय महासचिव थे। मैं मुखिया की बात कर रहा हूँ, ये सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर रहा हूँ। माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी वहाँ चल गए। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व की बात कर रहा हूँ, ये महासचिव की बात कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे नेता सड़कों पर है, पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। ये घर के अंदर बैठ के ये ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम ट्विटर का इस्तेमाल सड़कों पे जाके कर रहे हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मीडिया हमारी चीजों को नहीं दिखा रहा है, हम ट्वीट कर रहे हैं। अच्छा, लोगों को तकलीफ भी होने लगी ट्विटर फेसबुक से, क्योंकि इससे पहले आईटी सेल में हम इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन जब हमने भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है उस पर काम करना शुरू किया तो इनको तकलीफ होने लगी। अब ये कह रहे हैं ट्विटर कर रहे हैं, ट्विटर हम नहीं कर रहे हैं, ट्विटर ये कर रहे हैं। और सवाल इनसे कहना चाहिए, बढ़ते आंकड़ों पर आप खुश हो रहे हैं, घटते आंकड़ों पे आप नाराज नाराज इनकी आदत है, ये चरित्र जो आंकड़े हैं। देखिए कि इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठाया, फिर इन्होंने पाकिस्तान
पाकिस्तान का मुद्दा उठाया। दो देखिए, पाकिस्तान का मुद्दा मैंने नहीं उठाया, अगर किसी ने बोला है तो मैंने उस बात को रखा है। और राम मंदिर का मुद्दा उत्तर प्रदेश का मुद्दा है, कहीं बाहर का मुद्दा नहीं। राम मंदिर का मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। राम मंदिर का मुद्दा नहीं, मुद्दा अगर क्यों नहीं होना चाहिए? अदर सरकार आई, अदर सरकार ने क्यों इस चीज को हटा दिया? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक से जोड़ते थे, केवल विपक्ष जोड़ने का काम करता था। ये हमारी सरकार आने के पश्चात ही ये संभव हुआ कि उसको सिद्ध किया कि ये सबके लिए आस्था का मुद्दा है, पर्टिकुलर एक जाति समुदाय का मुद्दा नहीं है। देखिए, लेकिन ये आस्था का मुद्दा था, मंदिर बन गया, बोलने दीजिए, आप सुनिए, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप रोजगार की बात करिए। रोजगार की बात हो गई, बहुत देर से हो रही है। राम मंदिर जो कह रहा है कि सरकार जो है काफी संवेदनशील है इनकी, मैं तो राम मंदिर का जो मुद्दा है, बेसिक मुद्दा है, वो सरकार का है ही नहीं। वो कोर्ट ने फैसला दिया, हाँ कोर्ट का फैसला आया, राम मंदिर बनना है। प्रदेश के देश के सभी लोग चाहते हैं राम मंदिर बने, चाहते थे, वो बन गया, बड़ी खुशी की बात है और बड़ी प्रसन्नता की बात है। उत्तर प्रदेश के अंदर उसका भव्य निर्माण भी हो रहा है। ये श्रद्धांजलि देने और इधर विपक्ष के पार्टी के मुखिया जाती है श्रद्धांजलि देने, और आपके मुखिया वहीं बगल में निकलते नहीं है। आप बताते हैं राम मंदिर जैसे मुद्दे को उठाइए नहीं, जिन्होंने हिंदुत्व के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया, आप कहते हैं उनके लिए बोलिए मत। मैं एक शब्द इसमें नहीं कहना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि ये इस समय गलत बोल रहे हैं। कारण राम मंदिर का मुद्दा, राम मंदिर राम किसके नहीं है? राम हमारे हैं, इनके हैं, सबके हैं। राम के खिलाफ कौन जाना चाहेगा, क्यों जाएगा? चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा था जिसको भाजपा सरकार ने ये चुनाव राम मंदिर पे लेके जाना चाहते हैं, और राम मंदिर पे हम तो आपकी पार्टी वंदे मातरम जय श्री राम से क्यों परहेज करती है? अगर जय श्री राम आपकी किसी भी रैली में लगाया जाता है तो हम देखते किसी भी रैली में जय श्री राम का नारा तक नहीं लग पाता है। जय श्री राम हमारी समाजवादी पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हम जय श्री राम भी के साथ भी हैं और अन्य समुदाय के जो भी धर्म के लोग हैं उनका भी सम्मान करते हैं। आज मंदिर क्यों जा रहे हैं? मंदिर पहले मंदिर नहीं जाते थे, थोड़ी ना। उस समय जब विवाद था, समय की सीमा को थोड़ा सा देखिए, हमने आप बात करने का मौका दीजिए, आखिरी बात रख दूं, उसके बाद आप अपनी जो भी है उसको आप आगे बढ़ाइएगा। सिर्फ दो मुद्दों पर बात करना चाहूंगा कि आप ऑडियंस से भी कहना चाहूंगा इसी चैनल के माध्यम से, आप बौखलाहट देखिए। शुरुआत हुई थी रोजगार से, विकास से, लेकिन लास्ट जो हमारा मुद्दा खत्म हो रहा है, समाप्त कर रहे हैं राम मंदिर पे। तो मैं यही प्रदेश की जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मुद्दा राम मंदिर है? क्या आपका मुद्दा विकास नहीं है? क्या आप इनसे सवाल नहीं पूछ सकते? क्या आप रोजगार के विषय में इनको नहीं घेर सकते? किसानों पर लखीमपुर में जब गाड़ियां चढ़ाई गई तो क्या इनके ऊपर इनसे सवाल नहीं पूछने चाहिए? क्या विपक्ष के लोगों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने बात ट्विटर के माध्यम से कर सके? क्या विपक्ष के आंकड़ों को अगर प्रस्तुत किया जाए, इनके आंकड़ों को प्रस्तुत कर दिया जाए, इनको तकलीफ क्यों होती है? तो ये मुद्दा ये है। मैं राम मंदिर के खिलाफ नहीं हूँ, सभी जानते हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार आगे रहेगी तो हम लोग और भव्य राम मंदिर बनवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनसे ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये अगला चुनाव लोकसभा का उसी मुद्दे पर लड़ना चाह रहे हैं। इसीलिए जब माननीय अखिलेश यादव जी 23 महीनों में 302 किलोमीटर के एक्सप्रेस वे बनवा सकते हैं, जिसका आकलन पूरे वर्ल्ड क्लास लेवल पे हुआ, तो क्या ये 2 सालों में राम मंदिर का निर्माण नहीं करा सकते? नहीं कराएंगे, क्योंकि वो उसके मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। दुर्भाग्य है देश का, प्रदेश का, भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर लोगों को बहलाती है, फुसलाती है, लोगों को मोटिवेट करके वोट दिलाती है, लेकिन विकास की बात को तो चुप हो जाती है, किसानों की बात को चुप हो जाती है। इन्होंने कहा था किसानों के मुद्दे पर ये सरकार बहुत संवेदनशील है। आज किसान, आप आंकड़े उनके भी निकलवाइए जिन किसानों ने जो है दिल्ली की राजधानी के किनारे जो धरना दे रहे थे, उन्होंने अपनी जानें गंवाई, उसका आंकड़ा भी आप इनके सामने रखिए। भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली पूरा प्रदेश जान चुका है, और प्रदेश की जनता, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से खुश नहीं है। मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, अच्छी बात है आप पार्टी की बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता जान चुकी है, समाजवादी पार्टी की सरकार आ रही है। आप लोगों ने पार्टी की सरकार थी तो पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए, सुरक्षा के नजरिए से पुलिस प्रशासन को मजबूत करने के लिए तकनीकी व्यवस्था से उनको जोड़ने का काम किया। यही आप लखनऊ में डायल हेल्मेट का निर्माण कराया गया, ताकि पुलिस प्रशासन को और मजबूती प्रदान की जा सके। इसी के चलते हुए लोगों को, क्योंकि माफिया गुंडा राज बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने जब फैलाया, तो उसमें उन्होंने नई जो गाड़ियां थी स्पीड वाली,
उन गाड़ियों को भी पुलिस प्रशासन के साथ जोड़ने का काम किया। महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा पे 1090 वीमेन हेल्पलाइन नंबर जो है स्टार्ट किया गया, और जिससे प्रदेश की जो भी महिला आप थाने में नहीं जा सकती थी, वो इस नंबरों के माध्यम से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती थी। ये हमारी व्यवस्था थी। हमारी व्यवस्था बिल्कुल आम थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने सुरक्षा के नजरिए से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने डायल 100 का निर्माण कराया, 1090 चौराहा जो आपका बना हुआ वीमेन हेल्पलाइन स्टार्ट की। इसके अलावा थानों को नई नई गाड़ियां देने का काम किया, जो आपको दिखाई पड़ रही है। सुरक्षा के नजरिए से भी बात कर रहा हूँ, बाकी शिक्षा के नजरिए से, स्वास्थ्य के नजरिए पर अगर आप बात करेंगे तो उसमें